Chapter number 4, Fundamental Rights. Now, part 3 of the Constitution of India is considered to be the most important part. And if this part was not there, you can very easily say कि आपका जो संविधान है वो एक तरीके से इनफेक्टिव है, क्योंकि इंडिविजुअल और कम्युनिटी को जो अधिकार प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट की टिरनी से, गवर्नमेंट के ओवर यूज ऑफ पावर से, वो है फंडामेंटल राइट्स. इनफैक्ट अगर इसको निकाल दिया जाएगा ना संविधान से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इफ वी टेक दिस पार्ट एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, you can very easily say that the conscience of the constitution will be lost. Conscience क्या होता है? Conscience एक इनर वॉइस होती है, एक डायरेक्शन दिखाने वाला एक थॉट होता है जो कहता है कि क्या सही है क्या गलत है. जब कोई कानून नहीं थे, जब कहीं कोई राइट या रॉन्ग का कोई लिस्ट नहीं बनी हुई थी, तब भी इन द माइंड ऑफ अ पर्सन he knew or she knew that something that he or she is doing may be wrong, और वो चीज कॉन्शियस होती है. यही चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स मिलके हमारे संविधान को प्रोवाइड करते हैं. फंडामेंटल राइट्स में जानने से पहले हमें राइट्स समझना होगा कि क्या है. राइट्स आर बेसिकली क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट और फेलो सिटीजन्स एज वेल. तो राइट्स ऐसे क्लेम होते हैं जो आप डिमांड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप राइट्स को क्लेम ही नहीं कर सकते हो तो फिर वो किस बात के. दैट इज, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच यू डिमांड समथिंग फ्रॉम द स्टेट और यू डिमांड समथिंग फ्रॉम योर फेलो सिटीजन्स एंड फेलो ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यू विल बी ग्रांटेड इफ दैट पर्टिकुलर राइट इज मेंशन्ड. अब फंडामेंटल राइट का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल राइट का मतलब यह हुआ दोस्तों कि these are not only important as far as the development of human personality. ये सिर्फ ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्सेबल भी हैं और जस्टिसिएबल भी है. इन दो टर्म्स का मतलब समझते हैं. एनफोर्सेबल होने का मतलब कि अगर किसी आइटम को, अगर किसी लिस्ट ऑफ राइट्स को मैंने फंडामेंटल राइट में जगह दी है, इसका मतलब है कि मैं सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उस राइट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो मैं जुडिशरी के पास जाके कह सकता हूं कि देखो सर, इस अधिकार में तो बोला गया था कि अनटचेबिलिटी को बैन किया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई कानून ही नहीं पास किया है इसको बैन करने के लिए, तो अभी तक बैन ही नहीं है अनटचेबिलिटी. ऐसा बोला जा सकता है. मतलब दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो. इन रियलिटी कानून पास हो चुका है, लेकिन अगर नहीं हुआ होता तो उस सिनेरियो में क्या होता. सेम वे फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई राइट फंडामेंटल हो जाता है तो दूसरा मतलब यह है कि वो जस्टिसिएबल है. जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर उस अधिकार की वायलेशन होती है, अगर उस अधिकार को तोड़ा जाता है, वायलेट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, किसी के भी द्वारा क्यों ना हो, स्टेट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा या किसी और सिटीजन के द्वारा, तो आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, आप अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट को और कह सकते हो कि देखिए भाई साहब, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे मुझे जस्टिस प्रोवाइड करें और यह देखें कि जिसने भी वायलेशन किया है उसको सही न्याय मिले. सो न्याय मुझे मिलना चाहिए और दंड या पनिशमेंट दूसरे व्यक्ति को जिसने वायलेशन की है. सो दैट वे द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल as well as justiciable. That is how you understand the concept of enforceability and justiciability of fundamental rights. Now, in our constitution, the inspiration of putting a list of rights like this in part 3 of the constitution comes from United States of America.
यूएसए के अंदर एक बिल ऑफ राइट्स मेंशन्ड है, जिसमें भी लिस्ट बनी हुई है कि वो अपने देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार देते हैं। दैट लिस्ट के कंटेंट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव, कंटेंट्स अलग है लेकिन भावना वही सेम, कि एक सेट ऑफ अधिकार हम मेंशन कर देते हैं और उस सेट ऑफ अधिकार को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। अब ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद ही हमें सपना आया कि वी विल प्रोवाइड सम फंडामेंटल राइट्स। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज आई टॉक्ड अबाउट नेहरू रिपोर्ट, वेयर आई मेंशन कि जब चैलेंज किया गया संविधान बनाने के लिए तो चैलेंज एक्सेप्टेड बोल के मोतीलाल नेहरू और उनके साथियों ने एक रिपोर्ट बनाई और इसी नेहरू रिपोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऐसा कहा गया। इसके बाद 1931 में 1931 में कराची के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है और वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स को लेकर रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि आने वाले आजाद भारत के अंदर जरूर ऐसा होगा कि हम कुछ ऐसे अधिकार लिस्ट कर लेंगे जिन पे कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे और संवैधानिक तौर पे मिलेंगे। अब इसी चीज को, इसी आइडिया को डेवलप किया गया और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया तो देखा गया कि वो वाला मॉडल सबसे सही है जिसमें आप एक लिस्ट ऑफ राइट्स बना देते हो। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कई बार मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट हो। अब 12 से लेकर 35 तक जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं और इसीलिए इनको एक एक करके समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखोगे ना तो ब्रॉडली 6 पार्ट्स में उस डिवाइड किया गया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6 ब्रॉड कैटेगरीज अधिकार की बना दी गई हैं। अब इनमें अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे राइट टू इक्वालिटी में आपको 5 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 14, 15, 16, 17, 18। फ्रीडम में 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 19, 20, 21, 22। एक्सप्लॉयटेशन वाले में 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 23 और 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में 2 राइट्स, 29 एंड 30 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 32। अब आप बोलोगे सर 31 कहां गायब हो गया? अगर आप ध्यान से सुन रहे हो इस लेक्चर को तभी आपके मन में यह सवाल आएगा, अदरवाइज आपको तो यह लगेगा कि कोई बात नहीं, सर ने लिस्ट बना दी है, हम सुन लेते हैं। 31 एक ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। उसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन वो अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बाकी जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट्स इन देमसेल्व्स। अब एक एक करके समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग है, बेसिक मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल है, उनको देखते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इट टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को आप नेगेटिव कॉनोटेशन देते हो या नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होती है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की आप कहते हो कि ये पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है इक्वालिटी की। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब बुरा सही नहीं होता है। जैसे आमतौर पे आपको लगता है कि ये आदमी नेगेटिव रोल में है इस मूवी के अंदर तो ये बुरा है, नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग है कि अगर आप अप्रोच की बात करते हो तो एक की अप्रोच एक्सक्लूजनरी है और दूसरे की अप्रोच इंक्लूजनरी है। एक चीजों को एक्सक्लूड करता है, दूसरा इंक्लूड करता है। कैसे? इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, नो वन इज अबव द लॉ। जब वो नो वन कहता है, ऊपर नहीं है कहता है, दैट मीन्स यू आर एक्सक्लूडिंग पीपल। आप ये कह रहे हो एक तरीके से कि अगर किसी के पास कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, किसी की जाति कुछ भी क्यों ना हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता है, वो कानून के अधीन ही रहेगा। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था अधिकारों के बारे में इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, कि अधिकार कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं जब कहता हूं कि आपके पास आजादी है मूवमेंट की, आपके पास आजादी है कुछ भी बोलने की, तो वो उस पर कोई ना कोई लिमिट लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सेप्शन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और यहां पे एक्सेप्शन होती है। इनफैक्ट राइट टू इक्वालिटी में तो कई सारी एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कानून सब पे बराबर लगेगा, तो फिर प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो उस पे भी बराबर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया, अगर मैं संविधान पढ़ता हूं, अगर उसका आर्टिकल 361 पढ़ता हूं, 361 पढ़ता हूं, वहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक प्रकार की इम्यूनिटी है कि जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुर्सी पे बैठे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और ये कानून की ऊपर एक तरीके से रख देता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट अभी हम इसी तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। Equal protection of laws, on the other hand, is a positive way of looking at equality. In fact, it really gives us the concept of equity. याद कीजिए, मैंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को कितने डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने एग्जांपल दी थी स्कूल ओपन करने की। आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा ना तो पिछला लेक्चर मेरा देख लेना। अब पॉजिटिव और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों एक तरीके से समझना है। आप इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर कहते हो दैट इक्वालिटी फॉर इक्वल्स प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो प्रिंसिपल इक्वालिटी फॉर इक्वल्स। इसका मतलब वो लोग जो एक्चुअल में इक्वल पोजीशन पे है समाज में, उनके लिए तो कानून सेम लगना चाहिए, लेकिन जो डिफरेंट पोजीशंस में है समाज में, उनमें कानून की प्रोटेक्शन वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 14 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के हैं और आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, तो आपको जो सजा मिलेगी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पनिशमेंट दैट अ 25-year-old विल गेट फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ही क्राइम करने के लिए उम्र के आधार पर, एज के आधार पर एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जा सकता है। इसका मतलब कानून डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वहां पे इसका स्कोप नहीं है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इसका स्कोप है। इसका मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स। अगर आप किसी रीजनेबल तरीके से दो सेट ऑफ पीपल बना सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो कि हाँ ये सेट ऑफ पीपल और दूसरा सेट ऑफ पीपल, इन दोनों पे कानून अलग लगना चाहिए, और अगर वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, तो ऐसा किया जा सकता है। तो हमारा इक्वालिटी रिजिड नहीं है, हमारा इक्वालिटी इक्विटी के ऊपर आधारित है। आर्टिकल 15 कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पे स्टेट यानी कि सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या भेदभाव नहीं करेगा आपके साथ। और नो डिस्क्रिमिनेशन में दूसरा क्लॉज भी है जो कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर या पब्लिक स्पेसेस में आपको एक्सेस से मना नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब कि एक तरीके से वो चाहता है कि समाज के अंदर कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद, इस तरीके की चीजें ना हो। सेम वे आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। यानी अगर गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे, 7 बेसिस पे, 7 आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब आर्टिकल 16 को वायलेट किया जा रहा है। इन दोनों आर्टिकल की खास बात यह है, जैसे कि बाकी आर्टिकल्स में भी है, लेकिन कि इनमें एक्सेप्शंस खुद ही कार्व आउट किए गए हैं। मतलब इसमें लिख ही दिया गया है कि क्या क्या चीजें करते हो तो इक्वालिटी वायलेट नहीं होती है। आपको पता है कि अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो क्यों फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में सीट रिजर्व होती है? क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर ही क्लॉज नंबर 4 में यह लिख दिया गया है संविधान में कि अगर सीटें रिजर्व होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, तो यह अलाउड होता है। यह वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्शन खुद ही लिख दिया है इन्होंने। सेम वे आर्टिकल 15 में भी एक्सेप्शन खुद ही लिख दिए हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अगर कोई स्पेशल प्रावधान हम करते हैं या विमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल कानून या स्पेशल रूल्स लाए जाते हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए हम रिजर्व करते हैं 10% सीटें, ऑल दिस विल बी पार्ट ऑफ
आर्टिकल 15 विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। इसे आर्टिकल 15 की अवहेलना नहीं माना जाएगा। तो जब आप आर्टिकल में ही ये एक्सेप्शन लिख देते हो 15 में भी 16 में भी, तो इसका मतलब आप सीटें रिजर्व भी कर सकते हो, आप विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कानून भी बना सकते हो, और ये आजादी अब आपको मिल गई है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी या अछूत वाली जो प्रथा है उसको अबॉलिश करना है, बैन करना है। तो इसके लिए कानून पास किया जा चुका है 1955 में, 1955 में, जिसका कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसके अंदर अनटचेबिलिटी के मॉडल्स बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें अनटचेबिलिटी हो सकती हैं। ऑल्दो एग्जैक्ट डेफिनेशन अनटचेबिलिटी की संविधान में भी नहीं बताई गई है। दूसरी बात, आर्टिकल 18 कहता है कि किसी प्रकार का टाइटल आप अपने ऑफिशियल नेम के आगे नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइटल लगा के आप ये समाज में दिखाते थे कि आपकी जो सोशल स्टेटस है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू योर पियर्स। तो आप अपने सामने कुंवर साहब, राय बहादुर, राजा साहेब ऐसे टाइटल लगा देते थे। अब आप नहीं लगा सकते हो अनटिल अनलेस आपका नाम ही वो ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नाम ही कुंवर युवराज है, फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे टाइटल लगा रहे हो? नहीं, दैट कुड बी योर नेम, बट आप टाइटल्स का इस्तेमाल ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट टू टाइप्स ऑफ टाइटल, डॉक्टर और मिलिट्री। मतलब डॉक्टर अगर आपके नाम के आगे लग जाए, मान लो आपने एकेडमिक डिग्री प्राप्त कर ली है डॉक्टर की, तो आप अपने नाम के आगे ऑफिशियली डॉक्टर लगाते हो, चलेगा। सेम वे मिलिट्री में अगर आप जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, मेजर हो, कर्नल हो, तो ये नाम के आगे लगाया जा सकता है। अब ये इसका सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, इसका जो है आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये कानून ज्यादा फंक्शनल नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक पर्पस के लिए कानून फंक्शनल है या अधिकार फंक्शनल है। नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स आते हैं फ्रीडम के अंदर, 19, 20, 21, 22। आर्टिकल 19 आपको 6 टाइप्स की फ्रीडम देता है, आजादियां देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, right to freedom of movement, right to freedom of residence, right to freedom of profession, trade, occupation। ये 6 प्रकार की फ्रीडम आपको देता है। इसमें एक और फ्रीडम पहले हुआ करती थी, राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, पर वो वाली फ्रीडम अब आपको फंडामेंटल राइट्स के इस चैप्टर में नहीं मिलती है। फंडामेंटल राइट्स के इस चैप्टर में अब आपको ये राइट टू प्रॉपर्टी वाली, प्रॉपर्टी ओन करना और उसे डिस्पोज करना अपनी मर्जी के तहत, ये वाली अधिकार, ये वाला फ्रीडम अब आपको नहीं मिलता है। क्यों? आगे बताएंगे। अब 6 फ्रीडम्स जो आपको मिलती हैं, ये 6 की 6 फ्रीडम्स आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकती हैं, यानी ये हर कंडीशन में अप्लाई होगा ऐसा जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपकी जो आजादी है अभिव्यक्ति की, बोलने की, उसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और वो रिस्ट्रिक्शन हमारे संविधान में ही लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पीच या एक्सप्रेशन किसी को डिफेम करती है, डेफेमेशन करती है, तो आप उस पर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं, डेफेमेशन नोटिस भेज सकते हैं और उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी को डैमेज करती है, अगर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए इंसाइट करती है, अगर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर को, यानी शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश करती है, इन सभी मामलों में आपके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं बचता है। फिर आपका फंडामेंटल राइट तभी बचता है जब ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो। सेम वे हर एक जो फ्रीडम है उसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे असेंबली करने की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप वेपन्स लेके असेंबल नहीं हो सकते, और पब्लिक ऑर्डर और ट्रैफिक के लिए आपको असेंबल करने से मना किया जा सकता है, रोका जा सकता है। एसोसिएशन फॉर्म करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कोई इलीगल एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते हो। सेम वे मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, रेजिडेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, प्रोफेशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर है। तो आपको यह आइडिया जरूर लगना चाहिए कि जो आजादियां आपको आर्टिकल 19 में मिल रही हैं वो बिल्कुल किसी भी हालत में एब्सोल्यूट तो नहीं है। आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में आपको 3 प्रकार की आजादी है। इन 3 प्रकार की आजादी को मुझे समझाना पड़ेगा। नंबर 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड, नो डबल जेपर्डी।
थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और ये बेहद जरूरी है कि आप इसको समझें क्या कहना क्या चाहता है ये। तो आर्टिकल 20 जो कहता है 3 बातें कहता है। एक, कभी भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा। इस बात का क्या मतलब है, ये जो लैटिन भाषा में एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई क्रिमिनल लॉ क्या होता है, जिस कानून के अंदर किसी क्राइम की परिभाषा दी जाती है और उसको उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो जो ये क्रिमिनल लॉ होते हैं जिसमें क्राइम के ऑफेंस के बारे में बताया जाता है और उसकी पनिशमेंट दी जाती है, मेंशन की जाती है, वो जेल की सजा हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, कितने भी साल की जेल हो सकती है, दैट डिपेंड्स। क्रिमिनल लॉ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या अंग्रेजी बोल रहे हो, अब आप ध्यान से सुनो। कोई भी क्रिमिनल लॉ जिस डेट को पास किया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा उसके ऊपर हस्ताक्षर हो गए थे, साइन हो गए थे, उस डेट के बाद से ही अप्लाई हो सकता है, बैक डेट नहीं हो सकता है। दैट मींस अगर कोई कानून 12 मई 2025 को पास हुआ है, अप्लाई हुआ है, तो वो 12 मई के बाद से 13 मई 10 जुलाई उसके बाद से अप्लाई होगा। इट कैनॉट बी अप्लाइड टू केसेस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड और क्राइम्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कमिटेड बिफोर दिस डेट। मान लीजिए क्राइम कमिट हुआ था 10 अप्रैल को, लेकिन पकड़ा मैं जा रहा हूं कब, 20 मई को पकड़ा जा रहा हूं। अब क्राइम कमिट होने वाली डेट इंपॉर्टेंट है। जब क्राइम कमिट हुआ था तब कानून कौन सा वाला चल रहा था, इससे पहले वाला। तो मेरा जो ट्रायल होगा, मेरा जो केस मेरे खिलाफ होगा, वो पिछले वाले कानून के हिसाब से चलेगा। इसको क्या कहते हैं, इस पूरी सारी कहानी को कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, यानी क्रिमिनल कानून, क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट आता है डबल जेपर्डी का। डबल जेपर्डी का मतलब है एक ही ऑफेंस मैंने किया है। मान लीजिए मैंने करप्शन किया है, ठीक है, और मैंने रिश्वत खाई है। अब ये जो केस है रिश्वत खाने वाला, एक केस, एक पर्टिकुलर मामले की, उसमें एक टाइम पे एक ही अदालत में मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वन कोर्ट में मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है। सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल अदालतों में मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। इसको क्या कहते हैं, नो डबल जेपर्डी। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोल मंत्रालय में रहता हूं, डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी था, मैंने कोई घोटाला कर लिया है। अब उस घोटाले की जांच सीबीआई भी कर रही है, तो सीबीआई भी कोर्ट में लेकर गई है मेरा केस। उस घोटाले की इंटरनल जांच जो है वो मेरा डिपार्टमेंट भी कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कोल। अब वो मुझे अलग इंक्वायरी के लिए बुला सकता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है, प्रशासन की इंक्वायरी है, वो दे कैन कॉल मी। पर जुडिशियल यानी जजेस के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है इन प्रोसीडिंग, ट्रायल, उसमें एक ही ट्रायल हो सकता है एक समय पे। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि मुझे जबरदस्ती ये बोला नहीं जा सकता है कि आप अपना क्राइम कबूल करें। तो अगर पुलिस आपसे स्टेटमेंट मांगती है या तथ्य मांगती है, तो आप शांत भी रह सकते हैं, यू कैन रिमेन साइलेंट, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 20 के अंदर आपको 3 प्रकार के फंडामेंटल राइट मिलते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 बहुत आसान है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको जीने की और अपनी पर्सनल लिबर्टी की आजादी है, यू हैव द फुल राइट। ये सबसे ज्यादा ब्रॉड स्कोप वाला अधिकार है। ब्रॉड स्कोप मतलब कि बहुत सारी चीजें राइट टू लाइफ के अंडर आती हैं, चाहे वो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो। ओवर द इयर्स, कई सालों तक इस पर्टिकुलर राइट के लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर होता है संविधान का, पहले भी मैंने आपको बताया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या स्कोप है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के दशक के बाद से, 1978 टू बी प्रिसाइज, मल्टीपल टाइम्स कहा है कि फलानी चीज राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, मल्टीपल चीजें राइट टू लाइफ का पार्ट होती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इसीलिए सबसे ब्रॉड अधिकार है। आर्टिकल 21 से जुड़े 2 जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के। एक जजमेंट है 1950 का,
जिसका नाम है ए.के. गोपालन केस। क्या नाम है? ए.के. गोपालन केस। अब ए.के. गोपालन केस में क्या कहा गया था कि राइट टू लाइफ इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। लाइफ का मतलब है सिर्फ अगर व्यक्ति जिंदा है, अलाइव है, ब्रीदिंग है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लाइफ। बट एक्चुअल में लाइफ का मीनिंग बहुत ब्रॉड है। एक डिग्निटी से रहना, एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, पॉवर्टी के बाहर रहना, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ ये पूरी हो पाना, ये सब लाइफ का हिस्सा है। दैट मीन्स ये ब्रॉड डेफिनेशन देने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया होगा। और ऐसा ही है 1978 में मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की एक बहुत ही बड़ी और ब्रॉड डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, जिसके अंदर नॉट ओनली लिविंग बट लिविंग विद डिग्निटी, लिविंग अंडर अ शेल्टर, लिविंग विद क्लीन हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन, प्रिवेसी, एवरीथिंग स्टार्टेड बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट भी आता है जो कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन अभी के लिए हम इस प्रोसेस के ऊपर अगर अब बात करें तो सिंपल भाषा में हमें समझना होगा। अगर आर्टिकल 21 का आप एक्चुअल टेक्स्ट देखोगे, संविधान पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनीवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। टेक्स्ट के अंदर यह लिखा है आर्टिकल 21 में दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब अगर इसको आप सिंपल शब्दों में समझो तो इसका मतलब ये कि किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है बशर्ते कानून के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया हो। प्रोसीजर मतलब कि एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, क्या क्या स्टेप लेने हैं कानून के अंदर मेंशन कर दिया हो और उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ले जा सकते हो। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था 1978 में कि आप जब किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ले जा रहे हो तो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखना गलत होगा। क्यों? एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने सड़क पे एक केले का छिलका फेंक दिया है। अब आप एक ऐसे देश में हैं, मतलब इंडिया की, चलो मैं बात करता हूं, एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको कानून के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपने सड़क पे छिलका फेंक दिया है, बनाना पील फेंक दिया है। लेकिन इस देश के अंदर या आपके कंट्री के अंदर, जिसकी हम बात करें इंडिया के अंदर, मान लीजिए कानून यह कहता होता कि अगर आप सड़क पे बनाना पील फेंकते हैं तो आपको मौत की सजा हो जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी और पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट करके लेके जा सकती है। ऐसा मैं कानून में ही लिख देता, ऐसा मैं कर सकता था, पार्लियामेंट में कानून पास कर सकता था और कह सकता था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। अब जिस प्रोसीजर को मैंने लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया है, कानून के द्वारा एस्टैब्लिश किया है, केले का छिलका फेंकने के लिए मैं आपको उसी प्रोसीजर से अरेस्ट करने आ रहा हूं, मैं आपको जेल में डाल रहा हूं, मतलब मैं आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले जा रहा हूं और ये मैं प्रोसीजर के हिसाब से कर रहा हूं, कानून में जो बताया गया है उस हिसाब से कर रहा हूं। फिर तो सही है, फिर तो किसी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है अगर कानून में लिखा हो। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कहना गलत होगा। अगर आप कानून की बात करते हो, इफ यू टॉक अबाउट अ लॉ, यू शुड सी द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून का सब्सटेंस और कानून की इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों फैक्टर देखोगे, सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखोगे। यानी कानून को पढ़ोगे, देखोगे कि वो कानून फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है, क्या वो कानून अपने आप में गलत तो नहीं है। अब ये कानून आपको गलत लग रहा है साउंड करने से, क्योंकि अगर एक छोटे से क्राइम की सजा बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब आपने प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं किया। आपने क्या नहीं किया? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं किया। प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है? जिस लेवल का क्राइम उस लेवल की पनिशमेंट होनी चाहिए। अब बेचारे किसी बंदे ने केले का छिलका फेंक दिया है, उसको मार थोड़ी ना दोगी। ये तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक अनफेयर, अनजस्ट कानून बना रहे हो। इसका मतलब अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ले जानी है तो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं देखोगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखोगे।
कानून कैसे बना, कानून के सब्सटेंस क्या है, कानून के कंटेंट क्या है, वो फेयर है, रीजनेबल है या नहीं, दोनों चीजें देखोगे, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन देखोगे और फिर डिसाइड करोगे कि क्या किसी की लाइफ या लिबर्टी ले जाई जा सकती थी या नहीं। अदरवाइज इट रिमेन्स अ फंडामेंटल राइट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है जब हम बात करते हैं अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A, ये पर्टिकुलर आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिखा है तो इसका यह मतलब होता है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला आर्टिकल नहीं था। दैट आर्टिकल वाज एडेड टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट और अ चेंज। उसी तरह आर्टिकल 21A को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यह संविधान में नया ऐड हुआ है। एंड याद रखना, कैपिटल ABC की बात कर रहा हूं, स्मॉल ABC की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल ABC तो पहले से होते हैं। 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। यह किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। अब राइट टू एजुकेशन क्या हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। सो द स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू 6 to 14 years ऑफ किड्स। यह भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। आखिरी आर्टिकल फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 22, जिसमें जब आपको अरेस्ट किया जाए किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए या क्राइम के लिए, तब आपको किसी प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अरेस्ट करने के टाइम पे ग्राउंड्स या रीजंस ऑफ अरेस्ट बताने होते हैं। सेम वे आपको लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो आपको ऑफर करेंगे कि हम आपको एक लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनकी मदद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के पास यानी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। अदरवाइज आपको रिलीज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी रिलीज्ड। दीज प्रोटेक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। आमतौर पे व्यक्ति को अरेस्ट तब किया जाता है जब कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट हो चुका होता है और हमें शक है कि इस बंदे ने वो क्राइम कमिट किया है। लेकिन अगर क्राइम कमिट होने से पहले ही आपको जेल में डाल दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ऑन सस्पिशन दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल माइट कमिट अ क्राइम इन द फ्यूचर, अगर आपको इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है, लोकल खबरियों से पता लगता है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको कोई ऐसा इवेंट नजर आता है जिसमें कोई शोर उत्पात मचा सकता है, तो आप किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रख सकते हो। और संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताता है कि जितने भी अधिकार आपको मिल रहे हैं बाकी नॉर्मल अरेस्ट के दौरान, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का इंफॉर्मेशन होना, लीगल प्रैक्टिशनर को एक्सेस होना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना, ये इनमें से कुछ भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में एप्लीकेबल नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो अब आपको फ्रीडम प्रोवाइड मिल गई 19, 20, 21, 22, 21A या 21A के अंदर भी। नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल्स है। आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 नंबर क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का फोर्स्ड लेबर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बैन है। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमंस, चाहे वो बच्चे हों, लड़कियां हों, बड़े हों, सेल और परचेज ऑफ ह्यूमन फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए अगर कमोडिटी की तरह सेल और परचेज हो रहे हैं ह्यूमंस, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। दूसरा, फोर्स्ड लेबर, अगर आपसे फोर्सिबली काम करवाया जा रहा है, मिनिमम वेजेस से कम वेजेस देके आपसे काम करवाया जा रहा है, तो सेंटर ने कोड ऑन वेजेस 2019 में लाया था, नया कोड ऑन वेजेस, जिसमें उन्होंने ज्योग्राफिकल रीजन वाइज मिनिमम वेज बताई थी। तो मिनिमम वेज से कम वेज मिलने को भी फोर्स्ड लेबर कहते हैं। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूरी अगर आप करते हैं या किसी प्रकार की स्लेवरी के अंदर फंस गए हैं, वो सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। आपका फंडामेंटल राइट है कि आप बच जाएं। इसके अलावा चाइल्ड लेबर की बात करता है संविधान। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बिलो 14 years किड्स शुड वर्क इन नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज। मैं ये बता रहा हूं अभी कि संविधान क्या कहता है। एंड 14 to 18 years किड्स कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्रीज। संविधान तो ऐसा कहता है कि 14 साल से कम का बच्चा जो है वो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। हजार्डस इंडस्ट्री में उसे काम नहीं करना है। लिस्ट ऑफ हजार्डस इंडस्ट्रीज जो है वो आपको प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर मिल जाएगी।
नाउ एक्ट में 2016 में बदलाव लाया गया और यह कहा गया कि नहीं यार, 14 साल से कम बच्चों को कहीं पे भी काम नहीं अलाउ होना चाहिए। इंडस्ट्री चाहे हजारडस हो, नॉन हजारडस हो, काम नहीं अलाउड होना चाहिए एक्सेप्ट ऑन टीवी, स्पोर्ट्स एंड फैमिली असिस्टेंस। फैमिली की हेल्प करना, फैमिली के फार्म में हेल्प करना छुट्टी के टाइम, ये सब किया जा सकता है। बट बाकी 14 साल से कम का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता है। 14 से 18 साल का बच्चा नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। 14 से 18 साल का बच्चा ऐसी इंडस्ट्री में काम कर सकता है जो पटाखे की इंडस्ट्री ना हो, केमिकल्स की इंडस्ट्री ना हो, एक्सप्लोजिव्स की इंडस्ट्री ना हो, तो ये नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक ऐसा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म की बुनियाद रखता है। इसमें पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25, वो इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार के रिलीजियस बिलीफ्स और कॉन्शियंस रखने का मौका देता है। वो ये कहता है दैट यू हैव द राइट टू कॉन्शियंस, यू हैव द राइट टू प्रोफेस, यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड यू हैव द राइट टू प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करके, अपनी कॉन्शियंस को कन्विंस करके किसी भी रिलीजन या धर्म या धार्मिक बिलीफ सिस्टम को प्रोफेस कर सकते हो, मतलब ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, सिंबल्स के जरिए पहन के डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्रथाएं, उसकी रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो, और अगर चाहते हो तो प्रमोट भी कर सकते हो, प्रोपगेट भी कर सकते हो। ये भी कह सकते हो कि जी मेरे रिलीजन में ये फलाना अच्छी चीजें हैं और ये बहुत बढ़िया बातें। इसके अलावा एक रिलीजियस डिनोमिनेशन या ग्रुप को, रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसके ग्रुप को यह आजादी मिलती है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को, रिलीजियस मामलों को मैनेज कर सकता है। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई संस्था बना सकता है, प्रॉपर्टी को अक्वायर या सेल कर सकता है, ठीक है, अपने रिलीजियस मैटर्स को रेगुलेट कर सकता है। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सेकुलरिज्म के अंदर स्टेट इंटरवेंशन अलाउड होती है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी अधिकार हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनपे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगती ही आती है। इसीलिए 25 और 26 दोनों पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 25 पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी जो कॉन्शियंस है, आपका जो रिलीजन है ना, उसको प्रोफेस करनी, प्रैक्टिस करने, प्रोपगेट करने के लिए आप पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और अदर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। अदर फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर आप आर्टिकल 25 में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, लेकिन वो रिलीजियस प्रैक्टिस किसी के राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है या राइट टू लाइफ को वायलेट करती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर 25 आर्टिकल में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा रिलीजन को फॉलो करता हूं जिसमें हर हफ्ते इंसान की बलि देनी पड़ती है, तो इसका मतलब मैं आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा हूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सेम वे आर्टिकल 26 में जो अधिकार मिलते हैं वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आते हैं, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी चाहो, जैसे मर्जी चाहो रिलीजन को चला सकते हो, ऐसा नहीं। सेम वे आर्टिकल 25 में दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंटरेस्टिंग चीज नंबर 1, यहां पे आर्टिकल 25 में ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि हिंदू रिलीजियस टेंपल के अंदर आप किसी की भी एंट्री को अलाउ नहीं करोगे। कहने का मतलब, गवर्नमेंट कैन आस्क हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ओपन इट फॉर एंट्री फॉर ऑल द कम्युनिटीज। किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, कास्ट को बिलोंग करते हो, टेंपल ओपन रहेगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना हिंदू की परिभाषा में बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी आते हैं। बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी आते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं आते। दूसरा, सिख धर्म के लोगों के कृपाण धारण करना, जो 5 कक्का होते हैं, के होते हैं, 5K ऑफ सिख धर्म, दे आर अलाउड अंडर द सिख रिलीजन टू कैरी कृपाण। एक छोटी सी डैगर जैसी होती है, अगर किसी ने नहीं देखी हो, तो वो प्रोफेस करने का एक पार्ट माना गया है, वो फंडामेंटल राइट है सिख धर्म के लोगों का, ठीक है। अब आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी धर्म विशेष के लिए कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो।
या किसी स्पेसिफिक धर्म को के बिल्डिंग को बनाने के लिए टैक्स नहीं, मंदिर बनाने के लिए टैक्स लेने लग गए, मस्जिद बनाने के लिए टैक्स लेने लग गए, चर्च बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए टैक्स लेने लग गए, ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स सबके ऊपर कॉमन लगता है, वो धर्म देख के नहीं लगाया जाता, लेकिन उसका बेनिफिट एक धर्म को मिलेगा तो वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। आर्टिकल 28 आखिर में ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कैसे मैनेज करना है। व्हाट डज दिस मीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन डिटेल्ड पेडागोजिकल टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर। अगर आप किसी धार्मिक ग्रंथ को एंड टू एंड पढ़ाते हो और उसको पेडागोजिकली, मतलब उसको चैप्टर वाइज पढ़ाते हो और फिर उसका टेस्ट भी लेते हो, वो आपके करिकुलम का पार्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कुछ प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में अलाउड भी होती है, जैसे वो इंस्टीट्यूशंस जो किसी रिलीजियस इंडाउमेंट या ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, जैसे कुछ मदरसों के अंदर अलाउड हो सकती है या किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाउड हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर जो इंस्टीट्यूशंस फुल्ली आउट ऑफ स्टेट फंड्स रन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं, कंप्लीटली स्टेट फंड्स या स्टेट के पैसे पे चलते हैं, सरकार के पैसे पे चलते हैं और सरकार ही उन्हें मैनेज करता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हो गए या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, इन सभी जगहों पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। इन ऑल दीज प्लेसेस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अलाउड। अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट से अफिलिएटेड है, अफिलिएटेड का मतलब कि वो सीबीएसई बोर्ड है ना या स्टेट बोर्ड से अफिलिएटेड है, ठीक है, पैसा नहीं ले रहा है उससे मेजर, उसकी फंडिंग पे, सरकार की फंडिंग पे नहीं चल रहा है, अपनी फंडिंग और कलेक्टेड फंडिंग पे चल रहा है, लेकिन स्टेट के साथ अफिलिएटेड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। यस, इट कैन बी गिवन बट विथ प्रायर कंसेंट। तो अगर स्कूल है, स्कूल में बच्चे 18 साल से कम होंगे तो उनके मम्मी पापा से कंसेंट लोगे, और कॉलेज है, कॉलेज में बच्चे 18 साल से आमतौर पे ऊपर होंगे, इसलिए उनसे कंसेंट लोगे बिफोर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये उन स्कूल्स के लिए हैं जो अफिलिएटेड है, प्राइवेट स्कूल्स है, लेकिन सरकार के द्वारा उनको प्रमाण मिल चुका है। Now these are the 4 articles, please memorize: freedom of conscience and religion, managing religious affairs, no compulsion to pay taxes for religion, and freedom from religious instruction. Now next set of अधिकार है, 4 सेट ऑफ अधिकार पढ़ लिए: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन। अब कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में 2 सेट ऑफ अधिकार है। एक, माइनॉरिटीज और कल्चरल कम्युनिटीज के सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करना। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है पता है? आर्टिकल 29 कहता है दैट एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज द फंडामेंटल राइट टू प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर एंड स्क्रिप्ट। अपनी यूनिक भाषा, अपनी यूनिक लिपि और अपने यूनिक कल्चर, खान पान का तरीका, खेती करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका, इन सभी चीजों की प्रोटेक्शन अलाउड है आर्टिकल 29 के अंदर। अब वो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी या समाज का कोई भी पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ माइनॉरिटी ही हो। समाज में जो कम संख्या में, सिर्फ वो नहीं, कोई भी सेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू पे बैन लगाया हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, तो उन लोगों ने ये पिटीशन किया, उन कम्युनिटी ने, कि हमारा कल्चर है और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना आर्टिकल 29 के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट है। अब वो कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना क्लेम कर सकती है। सेम वे कोई भी ट्राइबल, कोई भी ऐसा ग्रुप जो अपना कल्चर बचाना चाहता है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 आपको 2 प्रकार की माइनॉरिटी कम्युनिटीज से अवगत कराता है। वन इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, द अदर इज रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी धर्म के आधार पे माइनॉरिटी और भाषा के आधार पे माइनॉरिटी। लेकिन ये माइनॉरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन को माइनॉरिटी माना जाएगा? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज रिटन इन द आर्टिकल्स। इनमें ये कुछ नहीं लिखा है, इनमें बस इतना लिखा है कि अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आप अपना माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। इस माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, इनके करिकुलम डिजाइन में थोड़ी सी छूट मिलेगी,
अकेडमिक परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इसमें, नॉट एंटायरली बट सम काइंड ऑफ लीनियंसी विल बी प्रोवाइडेड। टीचर्स अपॉइंटमेंट में थोड़ी लीनियंसी मिलेगी। सिलेबस और करिकुलम के बारे में तो पहला ही पॉइंट मैंने लिख दिया था। इन इंस्टीट्यूशंस को राइट टू एजुकेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब है इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 25% सीटें रिजर्व करनी पड़ती है सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, सोशली इकोनॉमिकली या सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए ना 25% सीटें रोक के रखनी होती है इन ऑल द स्कूल्स, जहां जहां पे भी 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट है ना, प्रिविलेज है। आखिरी प्रिविलेज ये है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजन के बेसिस पे अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशन भी दे सकता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देते हो, लेकिन MEI में दे सकते हो। तो ये और बहुत सारे बेनिफिट्स आर्टिकल 30 के अंदर मिलते हैं। जैसे आपने रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस सुना होगा, मामला सुना होगा, और ये देखा होगा कि AMU के अंदर जो है, AMU को 1967 में कहा गया था कि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1967 की जजमेंट है ये गलत है और इसको एक बार दोबारा रिकंसिडर करने की आवश्यकता है। तो अभी रिकंसिडर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MEI है या नहीं। वो चलो बाद की बातें हैं, उसको हम देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है आर्टिकल 32 के अंदर आता है, बहुत ही प्रेडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर के। आप मान लीजिए कि मैंने आपको दुनिया भर के जगह जगह के स्टेट्स के अधिकार लाके दे दिए और कह दिया कि ये अधिकार है जी, ये लिस्ट बनी हुई है, देख लो ये अधिकार है आपके, लेकिन उन अधिकारों को एनफोर्स करने के लिए मैंने आपको पावर ही नहीं दी। मैंने कोर्ट को अप्रोच करने की या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को अप्रोच करने का आपको अधिकार ही नहीं दिया। तो फिर क्या करेंगे अधिकार? ये आप क्या कर लोगे इन अधिकारों का जब वो एनफोर्स ही नहीं करवाए जा सकते? इसलिए आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यह खुद में अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। सो इवन इफ आर्टिकल 32 इज चेंज्ड और वायलेटेड, देन ऑल्सो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? या तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, वैसे आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट को अप्रोच करने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 226, एंड दैट डज नॉट कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। हालांकि आप दोनों को अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट अपने स्टेट के हाई कोर्ट को भी या सुप्रीम कोर्ट को भी डायरेक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को आप तब अप्रोच करते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे होते हैं। व्हेन योर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यू गिव देम द ऑप्शन ऑफ इशूइंग रिट्स। रिट्स एक तरीके से होता है कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन दैट देखो जी यहां पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो करो। दैट मीन्स कोर्ट gives instruction to certain authorities in cases where fundamental rights are being violated। ठीक है, ब्रिटिश जमाने में या ब्रिटिश एरा में ये रिट इशू करने की पावर राजा की होती थी, किंग की होती थी, क्योंकि राजा को फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता था। न्याय का झरना जो है वो राजा से ही बह रहा है, राजा उसका स्रोत है। लेकिन अब आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो रिट इशू कर सके। हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो रिट इशू कर सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर होती है रिट या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इशू करने की, वो हाई कोर्ट से थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप सिर्फ तभी अप्रोच कर सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जब आपके मूलभूत अधिकार वायलेट होते हैं। आर्टिकल 15 वायलेट होता है तो अप्रोच करना, आर्टिकल 25 वायलेट होता है तो अप्रोच करना। लेकिन हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो इवन अदर राइट्स या अदर मैटर्स के लिए। नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट अदर मैटर्स के लिए भी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। यह खास बात है। हालांकि अगर मैं बाउंड्री वाइज देखूं, एरिया वाइज देखूं, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर तो पूरे देश के अंदर चलती है, सबसे बड़ी अदालत है हमारे देश की। जबकि हाई कोर्ट की पावर बस उसके अपने अपने स्टेट के अंदर चली है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल राइट एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड।
Who can enforce fundamental rights? Most of the rights are available to all the people, not only citizens. But some rights are available to citizens only. ऐसे कौन से राइट हैं? यहां पे नंबरिंग गलत हो गई दोस्तों. 15, 16, 19, 29, 30. हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े उसमें से ये आर्टिकल याद रख लेना. 15, 16, 19, 29, 30. These are available to only the citizens of India. मतलब बाहर से आके कोई यहां पे रह रहा है, अगर वो लीगल इमिग्रेंट भी है, इलीगल तो छोड़ो, लीगल इमिग्रेंट भी है, तो भी उसको फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं करने दिए जाएंगे ये वाले. दीज राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू सिटीजंस, नॉन सिटीजंस. अदर्स आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस. इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, और नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने से आपको रोका भी जा सकता है. संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसियां हैं. आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी. बट एज फार एज नेशनल इमरजेंसी इज कंसर्न, इस पर्टिकुलर समय पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी अब से नहीं. लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकते. वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21. अब आप रिवाइज कर लो कि आर्टिकल 20, 21 क्या थे, और ये भी रिवाइज कर लो कि इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी. अगले लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि उनका फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या कोई रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है.